अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, माय लिसनर्स। तो हमारा लास्ट टाइम आदिल नॉवल कंप्लीट हो चुका है और उसके लास्ट एपिसोड भी आप लोग सुन चुके होंगे। और जिन लोगों ने नहीं सुना है तो वो मेरे चैनल पे जाकर हमारा आदिल नॉवल ज़रूर सुने। बहुत ही अच्छा नॉवल है और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया था। तो अब हमारा नया नॉवल है जिसका नाम है मैं तेरी आदत का मारा, अस्कलम दिया जहरा। और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त नॉवल है। कज़न मैरिज बेस्ड नॉवल है, वो भी ऐसे कज़न्स जिनके आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। तो बहुत ही मज़े का ये नॉवल है। मैं तो रीड कर चुकी हूँ, अब आप लोग के लिए रीड कर रही हूँ। आपको बहुत मज़ा आएगा ये नॉवल सुनने में। तो बहुत ही मज़ेदार नॉवल है। और नॉवल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए अपना नॉवल शुरू करते हैं। तुमने मेरे झुमके देखे हैं क्या? मिल नहीं रहे। आयशा कमरे में दाखिल होती अपनी ही धुन में बोली थी। जब नजर सामने पड़ी तो पलटना ही भूल गई। वो मुंह खुले आईने के सामने खड़ी आरजू को देख रही थी। ये तुमने किस तरह की ड्रेसिंग की है आरजू? अपना झुमका भूले आयशा उसके करीब जाते और छंबे से उसे देखते बोली। आंखों पर मस्कारा लगाती आरजू ने फाइनल टच देते खुद को आईने में देखा। क्यों, क्या हुआ? इतनी हसीन तो लग रही हूं मैं। आरजू कंधे झुकाते बोली तो आयशा ने उसे शाकी नजरों से देखा। ऐसे में देखो कि आपने अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती, आरजू बेजारी से बोली तो आयशा ने नफी में सर हिलाया। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, सब बाहर वेट कर रहे हैं। लीज़े उजलत में कमरे में दाखिल होते बोलते बोलते ठहर गई। आरजू, ये क्या पहन रखा है तुमने? लीज़े आंखें फाड़कर उसे देखने लगी थी। आयशा ने भी लीज़े को देखते कंधे उचकाया। क्या हो गया? साड़ी ही तो पहनी है, इसमें इतनी बार पूछने वाली क्या बात है लीज़े भाभी? आरजू ने ना समझी और बेजारियत से घूमकर अपना जायजा लिया था। साड़ी में उसका नाजुक से सरापा वाज़िया हो रहा था। हाफ स्लीव्स ब्लैक साड़ी में वो कहर ढा रही थी। तुम्हारी उम्र नहीं है अभी ये सब पहनने की, और सबसे बड़ी बात तुम जानती हो हम सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लीज़े ने उसे आंखें दिखाते बहुत कुछ बाबर कराना चाहा, जिस पर वो नकूद से सर छटक गई। लीज़े यार प्लीज, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, अब चलो लेट नहीं हो रही अब क्या? आरजू मुंह बनाते बोली। लीज़े और आयशा की खुद पर जमी नजरों को झटकते वो आगे को बढ़ गई। लंबे बाल कर्ल करके कमर पर काले छूड़े थे। हल्का मेकअप था लेकिन रेड लिपस्टिक काफी वाज़िया थी। बारीक से होंठों पर लगी रेड लिपस्टिक कहर बरपा कर रही थी। ऊपर से इसकी हेजल रंग आंखों ने बाकी कसर पूरी कर दी। आयशा और लीज़े खुदा से दुआएं मांगती उसके पीछे बाहर की जानिब निकल गई। आज उनकी रिलेटिव के यहाँ शादी थी और वो सब लोग शादी पर जा रहे थे। बड़े तो पहले ही जा चुके थे, कजन्स निकल रहे थे। गाड़ी में बैठते वो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थे। आधे घंटे बाद वो सब लोग हॉल में दाखिल हुए थे, जहाँ पहले से काफी लोग मौजूद थे। बेटा बचकर रहना वरना बेइज्जती बहुत होगी। महा खान ने आरजू खान का बाजू दबोचे उसे वार्न किया था, जिस पर वो माथे पर तेवरी डाले से घूरने लगी थी। तुम चुप करो, आगे चलो, दुल्हन को देखते हैं फिर फोटोज लेते हैं। आज उसका बाजू दबोचे आगे को बढ़ी थी। स्टेज के बिल्कुल करीब जाते वो पुरशौक नजरों से स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन को देखने लगी थी, मगर वहां कई नजरें ऐसी भी थी जो आरजू खान पर उठकर पलटना भूल गई थी, और उनमें से एक नजर उसकी भी थी। मगर फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी नजरों में गुस्सा भरा पड़ा था। वो बड़े क्रोफर से उठा और चलता हुआ बिल्कुल उसके बैग पर खड़ा हो गया। किसी की मौजूदगी अपने पीछे शिद्दत से महसूस करते आरजू खान ने पलट कर देखा। फिर दूसरे ही लम्हे जैसे वो सांस लेना भूल गई थी। दानियाल सफीर खान ने सख्ती से उसका दूधिया बाजू दबोचा और उसे वहां से खींचते हुए बाहर की जानिब बढ़ने लगा, जबकि आरजू कटी डाली की तरह उसके साथ खींचती जा रही थी। होश तो तब आया जब वो कदरे एक खामोश कोने में उसे लाकर पटक चुका था। ये क्या कहना है तुमने? गुस्से से सुर्ख चेहरे पर लहू रंग आंखें आरजू की हेजल आंखों में गाड़े वो सख्त कड़क लहजे में बोला। आरजू कुछ पल के लिए गड़बड़ा गई थी। दिखाई नहीं देता आपको या अंधे हो गए हैं? आरजू अपने बाजू को सहलाते बोली थी, जहां दानियाल सफीर खान की उंगलियों की छाप थी और वह सच सुर्ख हो रहा था। तभी तो सब लोग उसे मना कर रहे थे कि ऐसी ड्रेसिंग से सब जानते थे दानियाल सफीर खान को ऐसे कपड़े जहर लगते थे, वो भी जब कोई लड़की इन्हें सरेआम पहनकर बाहर मर्दों के दरमियान निकल आती है। जबान मत चलाओ, क्योंकि तुम्हें ऐसी ड्रेसिंग बहुत शौक है तुम्हें दूसरों की नजर में आने का। गुस्से से भारी चलती सांसों के दरमियान वो जब्त से बोला था। वहां मौजूद कई लड़कों की नजरें जो ठहरी थी उस पर। हाँ है शौक, कुछ अब मुझे जाने दें।
यहाँ फजूल बातें सुनने नहीं आई। मैं कितनी मरतबा बोलूँ मुझसे मेरी चीज़ों से दूर रहें। आप मैं आपकी मर्जी के मुताबिक हरगिज नहीं चलूंगी। आरजू खान बोली तो जबान से शोले टपका रही थी और ऐसे ही शोले दानियल सफीर खान की आंखों से फूट रहे थे, जिनकी तपिश से आरजू को अपना आप एकदम झुलसता महसूस हुआ। बकवास बंद करो अपनी, तुम छटांग भर की लड़की, तमीज नाम की चीज तुम्हें छूकर नहीं गुजरी। अभी के अभी फौरन घर वापस जाओ और चेंज करके वापस आओ। इसका बाजू दबोचे वो दांत कचाते बोला था दानियाल सफीर खान को अपने आगे चलती किसी की भी जबान जहर के मुतरादिफ लगती थी, और आरजू खान को दानियाल सफीर खान ही जहर लगता था, जो हर वक्त सब पर बस हुक्म चलाना जानता था। बाजू छोड़े मेरा, मैं कहीं नहीं जा रही, सुना आपने? अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते वो फुनकारी थी। इसके लहजे में बगावत की बू थी और वो दानियाल सफीर खान का गुस्सा सवे नीजे पर पहुंचा गई थी। कोई बात नहीं, अभी चेंज हो जाएगी। लब पीछे वो दबे दबे गुस्से से बोला और फिर पास पड़ी खाली टेबल पर धरा वाहिद पानी का जग उठाकर आरजू खान की वजूद पर उंडेल दिया कि वो मुंह खोले एक गहरा सांस भर गई। अब दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे जब्त पैमाना छलके। जब वहीं ग्रास पर फेंकते वो आंखों में तपिश लिए बोला, जबकि आरजू से बेयकीनी से देख रही थी। यू साइको कहीं के जाहिल शख्स, मैं खून कर दूंगी तुम्हारा। वो दांत पीसते इंतहाई गुस्से से उसकी जानिब लपकी, जबकि दानिया ने उसकी बुलंद आवाज को दबाने को उसके लबों पर अपना भारी हाथ जमाया था। मुंह बंद रखो अपना, यहाँ तमाशा लगाओ और ये बेहुदा कपड़े तब्दील करो फौरन, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके नाजुक फड़फड़ाते लबों पर अपनी जारहाना गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए गुर्राया। आरजू हिजेल आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए से घूर रही थी। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम माई साइड, और हाँ खबरदार अगर दोबारा तुमने ऐसी घटिया ड्रेसिंग की या ऐसी ड्रेसिंग में किसी के सामने गई। उसे झटके से छोड़ते हुए साइड से होता चेहरे समेत वहां से निकल गया, तने चेहरे समेत वहां से निकल गया। पीछे आरजू ने अपने गीले सरापे को देखा। जाहिल शख्स, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। तुम समझते क्या हो खुद को, बदतमीज। हद से ज्यादा गुस्से में वो इसका हॉल से बाहर निकल गई और सारी एक्साइटमेंट झाग की तरह बैठ गई। कितनी प्यारी लग रही थी वो, मगर उस जाहिल इंसान ने सब बिगाड़ दिया। आयशा, महा और लीजे ने उसे वहां से गुस्से से बाहर निकलते देखा तो लबों पे हाथ जमाते मुस्कुराहट रोकी थी, क्योंकि दानियाल सफीर खान इन्हें ही देख रहा था। कभी दिखाई से मगर नहीं मोहतरमा, हमेशा दानियाल भाई के कहे के उलट करेंगी। लीजे ने नफी में सर हिलाते अफसोस किया था। जाहिल शख्स समझता क्या है खुद को, अब ऐसा हशर करूंगी तुम्हारा, दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश भी नहीं करोगे तुम। गुस्से से बोलते हुए अकेले घर में चलते जा रही थी। उसकी हील की टिक टिक खामोश घर में गूंज रही थी। वो सीढ़ियां चढ़ती 3rd फ्लोर पर गई थी। बिल्कुल आखिर में बने एक छोटे से कमरे से एक छोटी सी बाल्टी और ब्रश उठाए वो बाहर निकली और फिर 3rd फ्लोर पर बने 1st रूम का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुई। बहुत होशियार बन रहे थे ना दानियाल सफीर खान, तुम भी पछताओगे कि किसके साथ उलझे हो तुम। दांत पीसते वो अपने आप से बड़बड़ाकर बोल रही थी। उसने बाल्टी में ब्रश डाला और हल्की गुलाबी रंग का पेंट ब्रश को लगा था। आरजू खान ने ब्रश उसके दीवारगीर पोर्ट्रेट पर घुमा दिया और फिर उसने दानियाल के ब्लैक थीम रूम को हल्के गुलाबी रंग में जगह जगह से तब्दील कर दिया था। हत्या के पेंट फर्श पर ठोकर के जरिए गिराते अब वो कमर पर हाथ टिकाए अपने कारनामे को मुलाहिजा कर रही थी। तुमने तो मुझ पर पानी गिराते मेरी फेवरेट साड़ी खराब की थी ना, अब देख लो अंजाम। हाथ से नारिदा गर्द झाड़ते वो खुश होती कमरे से बाहर निकली थी। जल्दी से अपने रूम में जाती वो फ्रेश हुई और कंफर्टर में घुसती मोबाइल लेकर बैठ गई, जहाँ माँ उसे मुख्तलिफ पोज में पिक्स भेज रही थी। वही उन पिक्स में से एक में दानियाल सफीर खान भी उनके साथ था, लेकिन उसके चेहरे पर वही अजली संजीदगी थी। आरजू का हलक तक कड़वा हुआ था। उसने दानियाल के पिक पर क्रॉस का निशान लगाकर वापस माह को भेज दिया और मोबाइल साइड पर रखती सोने को लेट गई, क्योंकि वो जो कर चुकी थी उसका अंजाम तो सुबह भुगतना था, लेकिन वो तो साफ मुकर जाएगी, बिल्कुल नहीं मानेगी। आरजू खान कहीं ना कहीं खौफ में भी मुब्तला थी, क्योंकि दानियाल सफीर खान गुस्से का बहुत तेज था और जब वो इंसल्ट करता तो किसी का लिहाज नहीं करता था। तुमने मुझसे मेरे सब कुछ छीन लिया, अब वक्त आ चुका है मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूं। वो दीवार पर लगी तस्वीर को देखते आंखों में सफाकत भरे बोला, साथ ही इसकी लबों से खारिज हुई। तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, 11 साल इंतजार किया मैंने इस पल का, तुम्हें बर्बाद करने का। फैज खान वो गुस्से से दीवार पर लगी तस्वीर को उठाया उसे जमीन पर पटकते बोला, जिससे वो कुर्सियों में बिखर गई।
बहुत अजीज थी ना तुम्हें तुम्हारी बेटी, अब मैं उस बेटी को तकलीफ दूंगा फैज खान, तुम बस देखते जाओ। वो शीशे की खिड़कियों के दरमियान से उस शख्स की तस्वीर बाहर निकालते सर पर पीले लहजे में बोला। इस दरमियान उसकी उंगलियां जख्मी होती लहू टपकाने लगी थी। उसका खून शीशे के टुकड़ों पर पड़ने लगा, लेकिन वो बेपरवाह बिना उस तस्वीर को फोल्ड किए पॉकेट से लाइटर निकाले उसमें आग लगाते उससे उठती आग की लिपटों को देखने लगी थी। इससे कई ज्यादा आग उसके सीने में बहाबड़ की तरह चल रही थी, जिसे बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था इंतकाम। अलेक्जेंडर दरवाजे पर होती दस्तक पर मुकाबिल ने दसर तासुरात चेहरे पर सजाए दरवाजे की जानिब देखा। दरवाजा खोले बगैर उसने उनकारा भरा। वो एक बुरी खबर है, दरवाजे के दूसरे पास शख्स ने जरा झिझकते हुए कहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसके कहर ढाते गुस्से को। क्या है? अलेक्जेंडर फिर से सर चेहरा लिए बोला। वो फैज अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है 2 साल पहले। मुकाबिल ने डरती सहमती आवाज में बताया था। दूसरी जानिब अलेक्जेंडर की आंखों में खून उतरा। जबड़े पीछे वो बस सर्द नजरों से दरवाजे को घूर रहा था। तो उसकी फैमिली को ढूंढो, मुझे किसी भी कीमत पर कोई ऐसी जात चाहिए जिसे तड़पाने से सफिया फैज खान की जान हलक में अटक जाए। अब वो सिगार लबों में दबाए उसका धुआं हवा में छोड़ते बोला। इसके लहजे में छुपी सफाकत को महसूस करते दूसरी जानिब खड़े आदमी ने अपना हलक तर किया। ओके, वो बोलते हुए वहां से निकल गए। अलेक्जेंडर ने उस तस्वीर को रात को देखा। बहुत होशियार निकले तुम, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से सब भूल जाऊंगा? नहीं, मैं तूफान बर्पा कर दूंगा इन जिंदगियों में जिनकी खातिर तुमने मेरी जिंदगी मुझसे छीनी। सिगार भी उंगलियों में दबाए वो कई लम्हे उस राख को घूरता रहा, हत्या कि सिगार ने उसकी उंगलियां जला दी थी। जब उसने सख्ती से जलती सिगार को मुट्ठी में बींच लिया। मुझे दर्द देने वाले मर जाया करते हैं। लब बीचे वो सिफाकियत की इंतहा को पहुंचा था। उसके सर पर एक ही भूत सवार था जो उसे हैवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वो था इंतकाम, जो वो अब सफिया फैज से लेना चाहता था। फिरोजा, फिरोजा, दानियल सफीर खान की दहशत से लबरेज आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वो घर के मुलाजमों को चीख कर पुकार रहा था। इसकी आवाज सुनते सब लोग ही हड़बड़ाकर बाहर निकले। आरजू की आंखें मसलती दुपट्टा कंधे पर डाले बाहर निकली थी। ये किसने किया है? फिरोजा को कहर बरसाती नजरों से देखते गुस्से के बाइस वह मुश्किल बोल पाया था। आरजू का दिमाग एकदम बेदार हुआ था। वो लब पीछे मुस्कुराहट छुपा गई। दानियल सफीर खान का तपा तपा चेहरा आरजू के दिल को ठंडक पहुंचा रहा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, किसकी इतनी जरूरत हुई मेरे रूम का हशर बिगाड़ने की? गुस्से के बाइस तनी रगे लिए वो बोला, जिससे उसकी गर्दन की हरी नीली नसें भरने लगी थी। फैरोजा ने सहम कर उसे देखा और अब सब हैरानगी से आगे बढ़ते उसका कमरा देख हक्का बक्का होते बाहर निकलते जा रहे थे। आरजू ने भी बिल्कुल अनजानेपन में उसके कमरे को देखा। मुझे नहीं पता छोटे साहब, फिरोजा बेचारी लड़खड़ाती जबान में बोली। दानियल सफीर खान ने एक चुपती नजर आरजू के वजूद पर डाली। गुस्सा हद से बढ़ रहा था। मैं आखिरी बार पूछूंगा, ये सब किसने किया? अगर वो सामने ना आया तो फिर जो सजा मैं दूंगा वो सारी जिंदगी याद रखेगा। दानियाल ने उंगली उठाकर उन सबको वार्न किया था। यंग जनरेशन हलक तर किए वहां खड़ी थी। नहीं बताओगे तो आज से तुम सबका बाहर जाना बंद। ना तुम कॉलेज जाओगे ना यूनिवर्सिटी, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। दानियाल ने जबड़े पीछे को सादे किया। आरजू मुंह बिगाड़ कर रह गई। माहा, आयशा और आरजू आली सर झुकाए खड़े थे, जबकि बाकी सब नीचे वाले फ्लोर पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लीजा ने नीचे से ही आरजू की पुश्त को घूरा। पर भाई, मेरा बहुत अहम टेस्ट है, आयशा मिनमिनाई थी। उसकी आंखों में पल में आंसू भर गए। तो फिर जिसने ये किया है वो खुद बता दे। दानियाल ने मोबाइल पॉकेट से निकालते कुछ बटन प्रेस किए। आरजू ने सर उठाकर उसके दरजस्स होते चेहरे को देखा। रात वो बहुत धड़ल्ले से बोल रही थी कि वो इससे डर नहीं डरती, और अब उसे इतने गुस्से में देखकर आरजू की सिट्टी पिट्टी गुम हुई थी। लेकिन आयशा को रोते देखकर वो आगे बढ़ गई। मैंने किया है ये, आरजू बेखौफ रहने की कोशिश करते बोली, मगर फिर भी जबान लड़खड़ा गई। दानियाल ने आंख के इशारे से बाकी सबको वहां से जाने को कहा और आरजू का हाथ जकड़े वो अपने रूम में दाखिल हो गया था। छोड़ मेरा हाथ, मैं ये सब साफ करवा दूंगी, आरजू टकते लहजे में बोली थी, क्योंकि दानियाल की गिरफ्त उसे अपनी कलाई पर इतनी सख्त महसूस हो रही थी उसे अपनी हड्डियां टूटती महसूस हुई। दानियाल ने उसे वॉशरूम में लाते ठंडे पानी का शावर ऑन कर दिया और आरजू को उसके नीचे पटका था। वो तने चेहरे समेत उसके कांपते वजूद को देख रहा था।
याद रखना, तुम्हारी हर बेवकूफ़ी का जवाब देना मुझे अच्छे से आता है। अब यहाँ से बाहर तभी निकलोगी जब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। दानियाल ने शावर की स्वीट मस्जिद बढ़ा दी। जनवरी की सर्दी में ठंडे पानी के नीचे खड़े आरजू के 14 तबक रोशन हुए थे। वो गहरे गहरे सांस भर रही थी। सर्दी ने पल में उसकी अकड़ तोड़ दी थी, जबकि वो लापरवाह सा बना दीवार के साथ टेक लगाए बाजू सीने पर फोल्ड किए मोबाइल में न जाने क्या देख रहा था। आरजू खान गहरे सांस भरती उस बेहिस शख्स को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते पानी के साथ मिलते फर्श पर गिरने लगे थे। वजूद कपकपा उठा और होंठ एकदम ही नीले पड़ने लगे। सॉरी, वो लड़खड़ाकर बोली। दानियाल ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा। सॉरी, अटकते लहजे में उसके नीले पड़ते लबों से मुश्किल लफ्ज अदा हुए थे। आरजू को इस वक्त वो शख्स पत्थर दिल लगा जो कितने पुरसुकून अंदाज में खड़ा था, ये जानते हुए भी कितने सर्द पानी ने आरजू को जमा के रख दिया था। दोबारा मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोच जरूर लेना। आरजू खान, मैं बार बार माफ कर देने का कायल नहीं हूँ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। इसकी आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़े हुए लफ्जों को चपा चपा कर अदा करते बोला। आरजू नम आंखों से वहां से निकली, मगर कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। वो बुरी तरह कांप रही थी, मगर मजाल थी कि वो शख्स उसे सहारा ही दे देता। वो भी उसके कमरे के वस्त में पहुंची थी जब दानियाल ने उसे पुकारा। आरजू खान ठहर गई, लेकिन पलटी नहीं थी। अपने आप संभाल कर चलो लड़की, गुस्से से तने चेहरे समेत उसने बेड से अपनी मर्दाना शॉल उठाकर आरजू खान के ऊपर फैला दी। आरजू ने साकित मगर गुस्से से लबरेज नजरों से उसे देखा। दफा हो जाओ। वो आरजू के सामने से हट गया और आरजू लड़खड़ाते कदमों समेत अपने रूम में पहुंची थी, जहां अपनी माँ को देखते हुए भागकर उनके गले लगी थी। देखिए आपके जाहिल भतीजे ने क्या किया मामा। रुखसार बेगम के गले लिपटती रो दी थी। रुखसार बेगम ने उसे खुद से जुदा करते बेड पर बैठाया। गलती तुम्हारी भी थी ना, मना किया था ना लिज़ी ने तुमसे कि वो साड़ी मत पहनूं, मगर तुम नहीं मानी। जानती तो हो दानियाल को ये सब पसंद नहीं है। ऊपर से तुमने उसके कमरे का क्या हशर कर दिया है। रुखसार बेगम अलमारी से उसके कपड़े निकालते साथ साथ बोल रही थी। आरजू ने लब एक दूसरे में पेवस्त की माँ के हाथों से कपड़े लिए। हाँ, मैं भूल गई थी, वो आपका लाडला फर्मा बरदार भतीजा है। मैं भूल गई थी। वो पैर पटकती वॉशरूम में घुस गई थी, जबकि रुखसार बेगम पीछे नफी में सर हिलाया और वहां से बाहर निकल गई। वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और दानियल जफीर खान सबसे बड़ा था, इसलिए उस सब पर एक खास रोक रखता था। मगर आरजू खान हमेशा वही करती थी जो दानियल जफीर खान को नापसंद हो, और जो दानियल को नापसंद होता वो आरजू खान को जरूर पसंद होता था। कॉलेज आ रही हो क्या? स्पीकर से उभरती आवाज पर आरजू खान ने बुरा सा मुंह बनाया था। हाँ आ रही हूँ, पता नहीं मुझे इतना पढ़ा कर क्या बनाना है इन्होंने। आरजू दांत पीसते बोली, बालों में ब्रश करते बोली। एक तो सुबह सुबह ठंडे पानी ने उसकी अच्छी खासी तवाज़ा कर दी थी और अब उसे यूं फील हो रहा था जैसे उसे बुखार होने वाला है। अच्छा सुनो ना, दूसरी जानिब से उसकी बेस्ट फ्रेंड मरवा की आवाज़ गूंजी, जिसमें वो चाशनी छलक रही थी। आरजू ने मोबाइल की शाकी नजरों से घूरा, क्योंकि मरवा मैडम उसे कभी इतनी इज्जत नहीं देती थी। सुनाओ जी। बालों की हाई पोनीटेल बनाए आरजू ने ऐसे आईब्रो झुकाए जैसे वो सामने हो। तुम अपने उस कज़न के साथ आना प्लीज़। दूसरी जानिब मरवा लब दांतों तले दबाकर बोली। उसकी बात सुनते आरजू के जहन में पल में सुबह का सारा वाकया घूम गया। उसने दांत पीसते गुस्सा जब्त किया तो इज्जत की ये वजह थी। लौट के मर जाओ तुम। मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रही होगी। इतना ही शौक है तो ऐसा करो, उस दानियाल के बच्चे को किडनैप कर लो। कसम से 1 रुपया भी ना देना। बेशक, आरजू तड़क कर बोली। मरवा की बात सुनते उसे चिढ़ मची थी, क्योंकि वो मरवा मैडम को दानियाल जफीर खान किसी शहजादे से कम नहीं लगता था। तुम तो बेअकल हो, बदतमीज लड़की। कितना हैंडसम है वो, जब एक नजर संजीदगी से देखता है दिल धड़का जाता है कसम से। मरवा हसरत से बोली। उसकी बात पर आरजू ने गंदा सा मुंह बनाया था। हाँ, एक बार उस जाहिल की पाबंदियां भी देख लो, फिर मैं देखती हूँ किस तरह तुम्हें हैंडसम लगता है। वो ऊपर से इसकी हाइट उसे देखने के लिए किसी टेबल पर चढ़ना पड़े। आरजू गले में पट्टी सेट किए बोल रही थी। उसकी बातों में साफ दानियाल जफीर खान के लिए नापसंदीदगी थी, जिस पर मरवा माथा पीट कर रह गई। और तुम तो बता रही थी तुम्हारी बात पक्की हो गई है, मंगनी होने वाली है तुम्हारी। कुछ शर्म करो, हया कर लो तुम। आरजू ने मोबाइल उठाकर कान को लगाया और दूसरी जानिब मरवा ने दांतों तले लब दबाए। हाँ तो इसमें क्या है, मेरा क्रश है वो और हमेशा रहेगा, मरवा ने आम से लहजे में कहा, जिसे सुनते आरजू खान ने गुस्से से फोन कान से हटाए, फोन को घूरा। अल्लाह करे इस क्रश की वजह से तुम क्रैश हो जाओ, आरजू ने नफूस से कहते फोन को खटाक से बंद किया और अपने ऊपर शॉल लपेटती एक नजर बेड पर पड़ी दानियाल खान की शॉल को देखा और आरजू का दिल किया इस शॉल को आग लगा दे। वैसे भी अभी उस चीज का बदला बाकी था जो दानियाल उसके साथ सुबह कर चुका था। वो बैग कंधे पर डाली नीचे की जानिब आई थी, जहां माँ आयशा बैठी
ब्रेकफास्ट कर रही थी। चूँकि दानियाल ज़फ़ीर खान ने उनका सुबह सुबह ही क्लास लगा ली थी, तभी वो लोग ही बच्चे थे। आली कॉलेज जा चुका था, जबकि माहा और आयशा भी बैठी हुई थी। आरजू भी बैग रखती कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। जल्दी करो, तुम लोग को छोड़ाऊं। दानियाल सीढ़ियों उतरता एक सरसरी सी नजर इन तीनों पर डालते बोला। आरजू के हलक में नवाला अटका था। उसने जल्दी से पानी का गिलास लबों को लगाया। क्यों, खान बाबा किधर है? आरजू पानी का गिलास वापस टेबल पर रखते बोली। वो किसी ज़रूरी काम से गए हैं और आज से तुम लोगों को मैं ही पिक एंड ड्रॉप करूंगा। वो कप प्लेट्स ठीक करता नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। उसके बाद सुनते आरजू ने कड़वा सा मुंह बनाया, जबकि महा और आयशा नाश्ते की आखिरी बाइट लेकर उठ गई। ड्राइवर की तरह इंटरेस्टिंग। आरजू खान बड़बड़ाई थी, क्योंकि अभी सुबह की सर्दी वो भूल नहीं पाई थी, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट दानियल के तेज कानों से बची नहीं रह सकी। उसने सख्त नजरों से आरजू को देखा। क्या है, आंखों से खा जाओगे क्या? कंधे झुकाते वो भी मजीद 3-4 निवाले लेती उठ गई। किचन से निकलती हुई बेगम ज़फ़ीर खान की वालदा ने आरजू को घूरा। बड़ी माँ, काश आप ज्यादा कड़वी चीजें ना खाती तो नतीजा आज ऐसा ना होता। आरजू बड़ी मोहब्बत से नूर बेगम के गले लगती, उनके कान के करीब सरगोशी करते दांतों तले लब दबा गई, जिससे उसके गाल पर गढ़ा सा उभरा था। बदतमीज। नूर बेगम ने मुस्कुराहट दबाते उसे घूरा। वो इन्हें खुदा हाफिज बोलते बाहर की जानी बढ़ी और फिर रुक गई। ड्राइवर साहब जल्दी आए, लेट हो जाएंगे हम लोग। आरजू गर्दन घुमाकर बोली। वो अच्छा खासा दानियाल को जिच कर चुकी थी। दानियाल ने वो गुस्से से टेबल पर पटका और आरजू जल्दी से वहां से निकलती बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गई। दानियाल गाड़ी में बैठता अब गाड़ी ड्राइव कर रहा था। महा और आयशा को तो यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना था, लेकिन आरजू को उसे कॉलेज ड्रॉप करना था, जो यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की दूरी पर था। और अब आरजू खान के वाकई पसीने छूटे थे, क्योंकि आयशा और महा तो यूनिवर्सिटी के गेट के सामने उतर चुकी थी। अब दांत निकालते उसे खुदा हाफिज बोल रही थी। आगे आकर बैठो। वो बैकव्यू मिरर से आरजू के चेहरे पर अपनी सर्द नजरें जमाए बोला। मैं यही ठीक हूँ। ना जाने कितनी सर्द थी वो नजरें कि आरजू का लहजा लड़खड़ा गया। उफ अल्लाह, वो हमेशा ही ऐसे क्यों फंस जाती थी उस बद दिमाग शख्स के चुंगल में। तुम्हें एक मरतबा सुनाई नहीं देता? आकर बैठो यहाँ, फिर ये काम भी मैं खुद करूँ। तना चेहरा लिए वो जबड़े पीछे बोला। आरजू हिम्मत रखती बैक सीट से नीचे उतरी और फ्रंट डोर खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। दानियाल ने एक चुपती नजर उसके वजूद पर डाली और फिर जरा आगे को झुका। आरजू की आंखें फैली थी। ये क्या करने लगे हैं? उसे अपनी जानिब झुकता देखकर वो लड़खड़ाती जबान से बामुश्किल लफ्ज अदा कर पाई थी। दानियाल ने फुल बेजारी से उसे देखते उसके नाजुक वजूद को सीट बेल्ट में कैद किया था। बददिमाग लड़की। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, मगर उसके नजदीक होने की वजह से आरजू उसकी बड़बड़ाहट सुन चुकी थी, जिसे सुनते वो मुंह बनाते उसे घूरने लगी थी। जाहिल। आरजू भी उसी के अंदाज में बोली थी, जबकि दानियाल ने उसे फिलहाल इग्नोर कर दिया। 15 मिनट बाद वो कॉलेज के गेट के सामने गाड़ी रोक चुका था। जब आरजू गाड़ी से नीचे उतरी। सुनो, मैं लेने आऊंगा, अकेले कहीं मत जाना। मुंह उठाकर वो गहरी संजीदगी से बोला तो आरजू ने तीखी नजरों से उसे देखते इस बात में सर हिलाया और फिर सामने देखा, जहां मरवा अभी भी गाड़ी से उतरी थी और अब बड़े इश्तियाक से दानियाल ज़फ़ीर खान को देख रही थी। आरजू ने नफी में सर हिलाते पलट कर देखा, जहां वो अभी भी उसे ही घूर रहा था, और इसके देखने पर दानियाल ज़फ़ीर खान के लबों पर एक जताती सी मुस्कुराहट रोनुमा हुई और फिर गायब हो गई। आरजू ने नासमझी से उसे देखा और फिर मरवा को साथ लिए आगे बढ़ गई, मगर जहन में अभी भी उसकी जताती मुस्कुराहट घूम रही थी, लेकिन सर छिटक गई। वाह यार, कितनी प्यारी दोस्त हो तुम। मरवा आरजू का हाथ थामे चाहत से बोली, जिस पर आरजू ने निरूठेपन से अपना हाथ छिटका। दफा हो जाओ तुम, पता नहीं कौन सा भूत सवार रहता है तुम पर। आरजू मुंह फुलाए बोली थी, जबकि मरवा अपनी खुशी से चमकती आंखों से उसे देख रही थी। यार इतनी खुशकिस्मत हो तुम, रोज तुम्हें उसका दीदार करने को मिलता है। मरवा खुशी झलकाते लहजे में बोली, जिस पर आरजू ने आंखें छोटी करते उसे घूरा। दफा दूर, वो भी और तुम भी। काला मुंह, नीले पैर। आरजू पैर पटकती क्लास में चली गई, जबकि उसके जुमले पर मरवा ने हाथ आगे करते अपने सफेद रंग वाले हाथों को देखा। आरजू सुनो तो, और फिर वो भी उसके पीछे जाती क्लासरूम में कहीं गुम हो गई। तो क्या हुआ तुम्हें कासिम? अलेक्जेंडर ने खाकी लिफाफे पर नजरें टिकाए पूछा था। वो इस वक्त ब्लैक शर्ट पर ब्लैक ही पैंट पहने लॉन्ग कोट से अपने वजूद को छुपाए हुए था, और सर पर हेड कुछ इस अंदाज से सेट थी कि वो आधी सर पर थी और आधी उसके चेहरे पर। उसके स्याह होंठ वाज़ेह हो रहे थे, जिन पर एक मध्यम रोशनी पड़ती इन्हें वाज़ेह करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, जॉइंट फैमिली है उनकी, और उसकी एक बेटी भी है। शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। कासिम ने सर को हिलाते पुरसोच अंदाज में कहा। डिटेल। वो संजीदगी से बोला, मगर कासिम उसकी संजीदगी में छुपी इस सफाकत को भरपूर तौर पर महसूस कर सकता था। यह डिटेल। और हाँ अलेक्जेंडर, ध्यान रखना, ये भी याद रखो वो एक कमिश्नर की बेटी है।
वो सिर्फ सफिया फैज खान की बेटी नहीं है, और वो अब सफिया फैज खान और कमिश्नर जमशेद खान की बेटी है। तुम मौत की राह पर चलने से पहले सोच जरूर लेना। कासिम कुर्सी से उठते हुए बोला, और फिर लटक कर रह गया। कासिम ने अब तक उसे नहीं देखा था। वो पिछले 5 साल से उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन उसकी शक्ल तक से ना वाकिफ था। और 5 सालों में पहली बार एक चुपती हुई मुस्कुराहट उसने अलेक्जेंडर के चेहरे पर देखी तो चौंक गया। अलेक्जेंडर ने मुँह खाकी लिफाफा खोला, उसमें से एक हंसती हुई तस्वीर बाहर निकली। चलता हुआ रिवॉल्विंग चेयर पर जा बैठा, और अब चेयर की पुश्त कासिम की तरफ थी। मुझे मौत पसंद आई, वो कहका लगाकर हंसा था। वो वहशत से लबरेज कहका था, और उसने बेसाख्ता ही टेबल पर दोहरी रिवॉल्वर उठाकर दीवार में 2 गोलियां पैवस्त कर दी थी। दोबारा मुझे डराने की कोशिश मत करना कासिम, वरना ये गोलियां मैं दीवार पर नहीं मारूंगा। सर्द आवाज ने एक पल को कासिम को गड़बड़ा कर रख दिया। वो हलक तर करते कुर्सी की पुश्त को देखने लगा और फिर वहां से बाहर निकल गया। माहा जमशेद खान। उसने पिक की बैक साइड को देखा और फिर उसके लबों से पहली बार किसी लड़की का नाम यूं तजस्सुस से निकला था। उसने तस्वीर को अपने मोबाइल में कैप्चर किया था और कुर्सी की पुश्त पर सर टिका लिया। अब अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक दर्द सा बिखर गया था। यार कब तक वेट करती रहोगी? मरवा ने उसका बाजू पकड़े, चिंजोड़ा जो इस वक्त गुस्से से भरी पड़ी थी। जब तक वो लाट साहब तशरीफ नहीं लाते। आरजू मुसलसल पीछे पिछले 1 घंटे से बाहर खड़ी दानियाल का वेट कर रही थी। ठंडी आवाज के वजूद में कप कपी तारी कर रही थी। उसके अकेले रह जाने की वजह से मरवा भी उसके साथ खड़ी थी, और थोड़े फासले पर उसका भाई गाड़ी से टेक लगाए मोबाइल में बिजी था। यार मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, मरवा फिक्रमंदी से बोली। आरजू ने नफी में सर हिलाया। 10 मिनट और वेट कर लेने दो। आरजू कलाई पर बंधी रेस्ट वॉच को देख के बेजारी से बोली। गुस्से से दिमाग भनक रहा था। मुल्ला पीछे खड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता तो सारी कॉलेज की लड़कियां जा चुकी थी, और अब वहाँ मरवा और आरजू ही बची थी। मुंह उठाकर मत चली जाना जाहिल कहेगा। आरजू इसकी सुबह वाली बात पर नकल उतारते बोली। आंखों में पानी सा भरने लगा था। आरजू चलो नहीं यार, भाई भी अभी अब थक गए हैं। मरवा ने उसे फिर से हाँक लगाई थी। आरजू थक हारकर इस बात में सर हिला गई। वैसे भी अगर वो मरवा भी चली जाती तो यहाँ वो और खौफ महसूस करती, और सर्दियों के दिन थे जो जल्द ही ढल जाते थे। आरजू मरवा के साथ गाड़ी में बैठ गई थी। एक डर भी उसके वजूद में रफ्ता रफ्ता उतर रहा था कि उसकी जान के बाद दानियल आ गया और उसे ना पाकर न जाने वो क्या कहना हो जाएगा। फिर आरजू अपनी सोचों को झिड़कती अब बाहर देखने लगी। आयशा गुड़िया कोई मसला तो नहीं हुआ? दानियल अचलत में घर में दाखिल होते पहली फुर्सत में हॉल में बैठी अपनी छोटी बहन को देखते मसरूफ अंदाज में बोला। नहीं भाई, हम कैब लेकर आ गए थे। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। 2 घंटे पहले जब आयशा ने दानियल को कॉल की थी कि उन्हें पिक कर ले, तब दानियल ने बता दिया था कि वो एक अहम मीटिंग में फंस गया है, इसलिए वो कैब लेकर घर चली जाए और वहां से ड्राइवर को आरजू को लेने भी भेज दे। आरजू कहाँ है? उन दोनों को वहां बैठे देखकर दानियल को कुछ याद आया, तभी पूछ बैठा। आरजू अभी तक नहीं आई क्या? महा आरजू कहाँ है? आयशा इधर उधर देखते फिर साथ बैठी महा को ठोका दिया था जो मोबाइल में गुम थी। एकदम सर उठाकर देखा। मुझे क्या पता, मैंने तुमसे कहा था ड्राइवर को बोल दो, महा ने धीमे लहजे में कहा। उसकी बात सुनते दानियल के लब भींचे और उन दोनों को घूरा। व्हाट द हेल इज दिस? कहाँ ध्यान रहता है तुम दोनों का? डैमिट। वो एक जरूरी फाइल लेने आया था और अब आरजू खान की घर में ना मौजूदगी ने उसका ध्यान बुरी तरह खींच लिया था। दोपहर का वक्त था। सब घर की खवातीन आराम कर रही थी और मर्द अपने अपने काम पर थे। वो तेजी से बाहर निकला था। आयशा और महक को भी अब फिक्र लाहक हुई थी। पता नहीं कहाँ होगी पागल लड़की। वो बड़बड़ाता बाहर की जानिब लपका, क्योंकि इसकी गाड़ी बाहर थी और अभी वो फ्रंट डोर खोले ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाला था जब एक काली मर्सिडीज कुछ फासले पर रुकी। दानियाल ने यूं चिलकाती नजरों से उसमें से आरजू को बाहर निकलते देखा। वो सख्ती से गाड़ी का डोर बंद कर गया। आरजू आगे की जाने पड़ रही थी। सामने दानियाल को सुर्ख चेहरा लिए खड़े देखकर आरजू लग बीच उसके पास से गुजर गई। जबकि दानियाल खान आंधी तूफान बना उसके पीछे लगकर उसकी नजर फ्रंट सीट पर बैठे उस लड़के पर टिकी थी। किसके साथ आई हो? चुटकी से उसके कमरे में दाखिल होते बोला, जहाँ भी आरजू ने बैग रखा ही था और अब वो वैसे ही खड़ी थी। आपको तमीज नहीं, किसी के कमरे में बगैर नॉक किए नहीं जाते, और खासकर एक लड़की के। आरजू दबे दबे गुस्से से बोली, क्योंकि दानियाल उसे कहने के बावजूद लेने नहीं आया था, इसलिए अभी तक वो गुस्से में ही थी। उसकी बात सुनते दानियाल को एक पल को अपनी गलती का एहसास जरूर हुआ था, लेकिन वो वापस से सख्ती का लिबादा उड़े इसके चेहरे पर नजर टिका गया। मैंने पूछा किसके साथ आई हूँ? तुम कौन था वो लड़का? दानियाल जबड़े बीचे बोला। इसके बाद सुनते और इसमें छुपा मतलब समझते आरजू का चेहरा शिद्दत से सुर्ख पड़ गया। आपको क्या मसला है इससे? आपको तो आप लेने नहीं है, और अब अगर मैं सही सलामत घर पहुंच गई हूँ तब भी आपको मुझे लग रही है। आरजू चुपती नजर से उसे देखते पलट गई। मैंने कुछ बकवास की है आरजू? शहीद खान किसके साथ आई हो तुम?
वो गुस्से से मुठ्ठियां पीछे धाड़ा। उसकी धाड़ सुनते एक पल को आरजू सहम गई थी। आप अपनी हद पार कर रहे हैं दानियल सफीर खान, आपको कोई हक नहीं है मेरे पर्सनल मैटर में बोलने का। आरजू पलटकर उसी के अंदाज में बोली। दानियल की रगें बुरी तरह सुलगने लगी थी, गले पर वाजिया होती नसें फूल रही थी। आरजू शायद उसे बता देती कि वो अपनी दोस्त के साथ आई है, लेकिन दानियल का यूं उससे इस अंदाज में पूछना आरजू को सुलगा गया था। वो किस तरह रूप जमा रहा था उस पर, बजाय अपनी गलती मानने के। और तुम्हें भी कोई हक नहीं है आरजू खान किसी की भी गाड़ी में मुंह उठाकर बैठकर घर आने का। वो सुर्ख होती आंखें इसकी नजर आंखों में गाड़ी बोला। आरजू ने लब पीछ लेना चाहते हुए भी आंसू टूटकर उसकी आंख से बह गए। शट अप दानियल, जस्ट शट अप। मैं आपकी हर बात सहती आई हूँ, लेकिन खबरदार अगर आपने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई मैं हाथ काट दूंगी आपके। दानियल सफीर खान, अपनी आंखें चेक करवाएं आप, बल्कि नहीं अपने दिमाग का इलाज करवाएं। आप जिसने सिर्फ फ्रंट सीट पर बैठे लड़के को देखा, बैक सीट पर बैठी उसकी बहन को नहीं। आंखों में सुर्खी लिए वो उंगली उठाकर बोली। इसके लहजे में एक तूफानी किसी तुगयानी थी। दानियल मुठ्ठियां मजीद पीछ गया, माथे पर 3 बल नमूदार हुए थे और गुस्से में उसने एक बैक सीट पर देखा ही नहीं। चाहे तुम्हें मेरे इंतजार में कितना ही वक्त क्यों ना गुजारना पड़े, दोबारा किसी की गाड़ी में बैठकर मत आना आरजू खान, वरना फिर मैं वो करूंगा जो तुम हरगिज पसंद नहीं करोगी। वो वहशत ज़दा लहजे में बोला और वहां से निकल गया। गलती तो दानियल सफीर खान की थी, मगर वो दानियल सफीर खान ही कौन जो अपनी गलती मानकर माफी मांग ले। दूसरों के आगे झुकना उस मगरूर ज़ादे को कहाँ गवारा था। आया बड़ा गाड़ी में मत बैठना, पता नहीं खुद को क्या समझता है जाहिल कहीं का। आरजू नम आंखें साफ की और कपड़े लेती वॉशरूम में घुस गई। एक तो खुद ही नहीं आया था, फिक्र ने ऊपर से रोब कैसे झाड़ रहा था।